बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों को ईद से पहले महंगाई का झटका। बिजली 2 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया है, जबकि बिजली के सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। हुकूमत कहती थी कि इमरान खान ने बिजली महंगी कर दिया है, ऊपर से ये लोड शेडिंग भी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हो चुकी है लाहौर में ख़ास तौर पर, पूरे पाकिस्तान में भी, और इन्होंने बिजली आते ही महंगी कर दी है और आवाम पे ये बोझ है। हमने बड़ी नून लीग से उम्मीदें लगाई हुई थी कि ये आएंगे, हमारे मियाँ साहब है जो, इनके आने से हमारा कोई सिस्टम चलेगा, निज़ाम चलेगा, कोई सस्ता दौर आएगा। तो माशाल्लाह मियाँ साहब की हुकूमत आई तो मज़ीद महंगी होगी बिजली, इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। जदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। बिजली की तलब 4500 मेगावाट, फ्राहमी 3100 मेगावाट है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट तक पहुँच गया। शहर में 8 से 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। रमजानुल मुबारक में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना दो बढ़ कर रखा है। जराये ने बताया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से ग्रिड स्टेशन बंद करके लोड शेडिंग की जा रही है। सिस्टम में बार बार ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन की कीमती अशिया जलने के वाकयात भी हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान के महीने में 2 घंटे के बाद 1 घंटे बिजली का जाना मामूल बन गया है। लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां सहरी के टाइम भी चली जाती है, अफ्तारी के टाइम में चली जाती है, दोपहर को रेस्ट करनी होती है उस वक्त भी चली जाती है। शहर और अफ्तार में भी इसी तरह लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग एक तकलीफ का बाइस होती है। हर काम के लिए घर में 100 एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ा है, नमाज के लिए जाना है, पानी भरना है, मोटर चलानी है, जो भी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग की परेशानी ये है, जब सहरी करनी तो लाइट चली जाती है, जब अफ्तारी का टाइम है तब लाइट चली जाती है। परेशानी ये है कि सहरी नहीं बनती और अफ्तारी नहीं बनती, काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हो गए हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का हफ्ते को बैंक खुले रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की हदायत पर हफ्ते को भी बैंक खुलेंगे। बैंकों में हफ्ते के रोज़ मामूल के मुताबिक लेन देन होगा। हफ्ते को बैंक खोलने का मकसद ईद की खुशियाँ दुबाला करना है। बैंक खुलने से शहरियों को ईद शॉपिंग में आसानी होगी। वज़ीर आज़म का हफ्ते को बैंक खुले रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की हदायत पर हफ्ते को भी बैंक खुलेंगे। बैंकों में हफ्ते के रोज़ मामूल के मुताबिक लेन देन होगा। हफ्ते को बैंक खोलने का मकसद ईद की खुशियाँ दुबाला करना है, जबकि बैंक खुलने से शहरियों को ईद शॉपिंग में आसानी होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का हफ्ते को भी बैंक खुले रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की हदायत पर हफ्ते को बैंक खुलेंगे, जबकि बैंकों में हफ्ते के रोज़ मामूल के मुताबिक लेन देन होगा। हफ्ते को बैंक खोलने का मकसद ईद की खुशियाँ दुबाला करना है। बैंक खुलने से शहरियों को ईद शॉपिंग में आसानी होगी। आइंदा माली साल के लिए शोबा सेहत के बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने 61 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत के बगैर सूबा चलने की वजह से शोबा सेहत के नए बजट में नई स्कीमों को शामिल करने की सिफारिशात और तजावीज़ सामने नहीं आई। जराये का कहना है काबीना न होने की वजह से नई स्कीमों को शामिल नहीं किया गया। पहले से जारी मंसूबों को ही नए माली साल के बजट का हिस्सा बनाया गया, जिनमें लाहौर ट्रॉमा सेंटर 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर, ठोकर पर नए BHU की तामीर शामिल है। सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल की रीवैम्पिंग भी बजट का हिस्सा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 1 खरब 47 अरब रुपए मालियत के मंसूबों पर काम जारी है। महकमे ने नए माली साल 2022-23 में 61 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। बोर्ड को बजट के मुतालिक पहला ड्राफ्ट मौसूल हो चुका है, जिसकी छानबीन की जाएगी। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 74वें इजलास में मुख्तलिफ स्कीमों की मंजूरी। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 7 अरब 8 करोड़ 95 लाख 78 हज़ार रुपये की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, इनमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में सहूलियात की बेहतर दस्तियाबी और डाटा सेंटर सर्विस की इस्लाह के लिए 61 करोड़ 60 लाख 22 हज़ार रुपए, एजेंसी ऑफ बहरानी एरिया डेवलपमेंट के तोसई इलाकों में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 59 करोड़ 70 लाख रुपए और DG खान में DHQ अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए 5 अरब 87 करोड़ 65 लाख 56 हज़ार रुपए शामिल हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 312 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से पंजाब रेजिडेंट एंड इनक्लाइसिव एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर करके इसकी हतमी मंजूरी के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को भिजवा दी गई है।
बुज़दार सरकार के दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर के लिए नित नए ताजिरबे मंसूबे को ले बैठे। दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर मंसूबा इफ्तिताह के 27 रोज़ के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। तकमील की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान ने दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर की तकमील की तारीख 31 मई तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर मंसूबा डेडलाइन के मुताबिक मार्च में मुकम्मल होना था, ताहम फिनिशिंग और एड ग्रेड वर्क्स बाकी है। उस्मान बुज़दार ने ताखीर का शिकार होने के बावजूद मंसूबे का इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक फ्लाई ओवर का रैंप कारपेटिंग वर्क मुकम्मल करने के बाद खोला जा रहा है। वाज़ेह रहे कि बुज़दार सरकार के दौर में शाहकाम, शेरावाला और गुलाब देवी मंसूबा भी 100% मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि एक मोरिया पुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा भी अपने वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास आज होगा। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे का हिस्सा बना लिया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास बरोज जुमेरात 11:30 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी एजेंडा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ जमा तहरीक अदम एतमाद को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया है। इजलास में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अरकान असम्बली अपने मोबाइल फोन भी ईवान में लेकर नहीं जा सकते। खवातीन अरकान को अपना हैंड बैग भी ईवान में जाने से कबल सिक्योरिटी स्टाफ को जमा करवाना होगा। गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफबरदारी यकीनी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की वज़ारत आला के लिए हलफबरदारी 28 अप्रैल या इससे कबल करने का फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि सदर पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के हलफ की सहूलत फराहम करने की आईनी जिम्मेदारी है। सूबा 25 रोज से बगैर हुकूमत चल रहा है, इसलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि सदर मुमलिकत सूबे में हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने फैसले में करार दिया है कि आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं कि हलफबरदारी में ताखीर हो। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। दूसरी जानब नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तखीर की जा रही है। फैसले में लिखा गया है कि हलफ में ताखीर न सिर्फ जमहूरी रवायात बल्कि आइन की स्कीम की भी खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट ऑफिस को हदायत की कि अदालती फैसला आज ही सदर और गवर्नर को फैक्स करें। चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुनाया तो उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब समेत वकला की कसीर तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद थी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर के सरकारी स्कूलों में 10,000 से ज़्यादा मैट्रिक के तलबा फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल कॉपी से महरूम हैं, जिसके बायस बच्चों का अमली इम्तिहान में फ़ेल होने का खदशा बढ़ गया है। इम्तिहान शुरू होने में 2 हफ्ते बाकी हैं, जबकि वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया से प्रैक्टिकल की कॉपियाँ फिलफोर मुहैया करने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर के 10,000 से ज़ायद मैट्रिक के तलबा फिजिक्स और बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपियों से महरूम हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर भर के 1,119 स्कूलों में से 100 स्कूलों में फिजिक्स और बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपी ताहाल मुहैया नहीं की जा सकी। मैट्रिक का इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। शहर में कायम वेयर हाउस में भी फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की कॉपियाँ खत्म हो चुकी हैं। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को बाजार से कॉपियाँ खरीदने का मशवरा दिया है। स्कूल्स में बच्चों को प्रैक्टिकल कॉपी न मिलने के बायस बच्चों का अमली इम्तिहान में फेल होने का खदशा है। बच्चों को ताहाल प्रैक्टिकल्स की कॉपी न मिलने पर वालिदैन परेशानी से दो चार हैं। जेलों में अशियाई खरोनोश की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। कैदियों की फलाह बहबूद की दावेदार साबिक हुकूमत की जानिब से फंड्स ही जारी न किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। कैदियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने वाली साबिक हुकूमत फंड्स जारी करना भूल गई। साबिक हुकूमत ने 9 माह के दौरान रवा माली साल में फंड्स ही जारी ना कर सकी। रवा माली साल में कैदियों के खाने पीने के अखराजात के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए जाने थे। 3 माह कबल 60 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे गुज़श्ता सालों के वाजिबात अदा हुए, जबकि रवा माली साल में फंड्स के इजरा के लिए मुतादिद बार समरी भिजवाई गई। लेकिन माह रमजान में सहर और इफ्तार के वक्त खुसूसी खानों की फराहमी के लिए 30 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात भी ताहाल अदा नहीं किए जा सके। बर वक्त अदायगियां न होने से ठेकेदारों की जानिब से सप्लाई रुकने का खदशा है। बुज़दार सरकार की एक और नाअहली सामने आ गई। PTI की हुकूमत अस्पतालों की किस्मत संवारने के लिए ऐलानात के सिवा कुछ न कर सकी। हुकूमत की अपनी रिपोर्ट में ही बड़ा इंकिशाफ हुआ है।
بزدار سرکار کی نااہلی کے باعث اسپتالوں کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نے تبدیلی سرکار کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سروسز اسپتال کے شعبہ گائنی کی بدترین حالت ہے۔ رپورٹ میں سروسز اسپتال کے گائنی بلاک کی حالت حفظان صحت کے منافی قرار دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گائنی بلاک کی چھتوں اور دیواروں میں نمی، گھاس پھوس لگی ہوئی ہے۔ واش رومز، چھتیں، گزرگاہیں انتہائی گندی اور سیوریج لیکیج کا شکار ہے۔ گائنی وارڈز میں جگہ جگہ بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں، جبکہ آئی سی یو، او پی ڈی تک کی دیواروں میں بھی پانی جمع ہونا معمول ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ گائنی وارڈ کی بحالی کے کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا۔ واضح ہدایت کے باوجود موسمی اثرات سے محفوظ پینٹ کی بجائے عام پینٹ کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقے انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ متعدد علاقوں کا سیوریج نظام خراب، گلیاں سڑکیں بھی کئی سال سے خستہ حال۔ ایوان چوک، کچا جیل روڈ، خوشی چوک اور اچھرا سمیت دیگر علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خوشی چوک آشیانہ روڈ یوسی 242 کے علاقہ مکین سیوریج نظام خراب ہونے کے باعث اذیت میں مبتلا ہیں۔ گلیوں میں جمع گندے پانی سے گلیاں اور سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ علاقے کا ناکارہ سیوریج سسٹم اہل علاقے کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ بدبودار پانی نے سارے علاقے کو تعفن زدہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ابلتے گٹر اور ٹوٹی گلیوں کی وجہ سے آمد و رفت متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ مسائل حل کرائے جائیں۔ ہم نے اس مسئلے کے لیے درخواست دی ہے، لیکن یہاں کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ یہ کئی سالوں سے خراب ہے۔ یہاں کا پانی کا نظام، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھروں میں آنا جانا چھوڑ گئے ہیں۔ آوان چوک، کچا جیل روڈ کا علاقہ انتظامی غفلت کے باعث مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ 6 ماہ قبل گلیوں سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ باسا انتظامیہ کی جانب سے علاقے کی پائپ لائنیں تبدیل کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا، مگر ٹھیکیدار اور انتظامیہ پائپ لائنیں بچھا کر سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گئی ہے۔ 6 ماہ ہو گئے اس کو شروع کیے ہوئے، انہوں نے کیا ہے، اسی بعد پائپ لائن ڈالی ہے، وہ تو ہم لوگوں نے خود اس کو تھوڑا بہت سیٹ کیا ہوا ہے، نہیں تو کاروبار سارا خراب ہوا، ڈسٹرب پڑا ہوا، نہ آنے کا راستہ ہے نہ جانے کا راستہ ہے۔ سڑک انہوں نے پھاڑ دی ہے، پہلے ٹھیک تھی، تھوڑا بہت آمد و رفت تھی، ہمارا کام چل رہا تھا، اب تو بالکل بھی نہیں چل رہا۔ آمد و رفت ہوگی تو ہی کام چلے گا نا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نئی پائپ لائنیں تو بچھا دی گئیں، مگر تاحال انہیں استعمال میں نہیں لایا گیا۔ جگہ جگہ ملبہ بکھرا پڑا ہے، آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ اعلیٰ حکام نامکمل منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرائیں۔ اچھرا کی گلیاں کئی سال سے خستہ حال ہیں، سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سڑک اتنی خراب ہے کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ علاقے میں صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں، متعدد شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مسائل فوری حل کرانے کا مطالبہ۔ دوہری شہریت رکھنے والے تمام آفیسر اور ان کی غیر ملکی شہریت رکھنے والی بیگمات ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئیں۔ ایف بی آر نے ڈبل نیشنلٹی والے افسروں اور غیر ملکی شہریت رکھنے والے بیگمات کی معلومات طلب کر لیں۔ تمام ممبرز چیف کمشنر، کمشنر ایپلیٹ جبکہ ڈائریکٹر جنرلز کو مراسلے جاری 30 اپریل تک معلومات فراہم کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ایف بی آر نے تمام ممبرز اور فیلڈ دفاتر کے سربراہان کو مراسلہ بھیج کر گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے تمام افسران کی تفصیلات کے لیے پرفارما جاری کر دیا ہے۔ ایف بی آر نے 30 اپریل سے قبل معلومات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ایف بی آر نے ڈیٹا پاکستان انفارمیشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے افسروں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ افسروں کے نام، عہدہ، گریڈ، تعیناتی کی جگہ، قومی شناختی کارڈ نمبرز، پاسپورٹ نمبرز، نیشنلٹی کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت۔ مریم نواز نے عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی، تاہم عدالت نے نواز شریف کی تیمارداری کے لیے دائر درخواست ملتوی کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل 2 رکنی خصوصی بینچ نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ کا مزید کہنا تھا کہ 2019 میں نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کی درخواست پر بھی دلائل نہیں دینا چاہتے۔ عدالت نے مریم نواز کی درخواست واپس لینے کی اجازت دیتے ہوئے مریم نواز کی درخواست نمٹا دی۔ مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے 20 اپریل کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور موقف اختیار کیا تھا کہ وہ 27 اپریل کو عمرے پر جانا چاہتی ہیں۔ استدعا ہے انہیں ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دیتے ہوئے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔ مریم نواز کی درخواست پر 3 مختلف ڈویژن بینچز نے سماعت سے معذرت کر لی تھی۔
शालीमार से अगवा होने वाली 14 साल लड़की 16 साल के बाद बाजियाब। मगविया को 2006 में स्कूल से वापसी पर नामालूम खातून ने अगवा किया। अगवाकार खातून ने मगवी को अंदरून सिंध में 40,000 रुपये में फ़रोख्त किया, जबकि मिता नामी शख्स जंजीरों में बांध कर रखता था। मुतासरा खातून का कहना था कि इस हवाले से पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। इस वक्त वो बच्ची जो उस वक्त 13-14 बरस की थी आज वो 29-30 बरस की हो चुकी है और मेरे साथ वो मौजूद है। सनिया इनका नाम है। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से अगवा हुई और इनकी जो 16 साल ज़िंदगी घर वालों से दूर रही वो ज़िंदगी कैसी गुजरी। औरत लेके आई थी, मुझे होश ही नहीं था, उसने मुझे दिमाग में ख़राब कर दिया था। वो नशा मुझे पियाती थी, वो मुझे सिंध लेके आ गई थी। उन्होंने 40,000 का मुझे बाद दे दिया था। मैं रोती थी, मैं अपने घर जाना है, अम्मी के पास जाना है, भाई के पास जाना है, बहनों के पास जाना है। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। वो मेरे साथ जालम करते थे, काम करते थे, मिर्चों के साथ रोटी खवाते थे मुझे, वो मारते थे, पुट्टी को पाँच छीनते थे मुझसे। वो काम ऐसे जालम करते थे मेरे। आपने वहाँ से भागने की कभी कोशिश की? ना मैं भागने कोशिश नहीं करती थी। वो मुझे घेरा करते थे, मुझे मारते थे, मुझे ताज़ी करते थे मुझे। 16 बरस बाद आप अपने घर लौटी हैं, तो क्या मंजर आपने देखा? जो वालिदैन थे वो मिले आपको, बहन भाइयों के जिनके साथ आपका बचपन की यादें होंगी, और कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे? वो लोग ना मेरा अब्बू रहा, ना मेरी अम्मी है, मेरे भाई शुभा। मैं मस्तीक हो गई थी, किसी ने मेरा हाथ फैसला ना किया मेरा। अब इनका यही मुतालिबा है कि हमारे घर के 4 अफराद तो अपनी बेटी के बहन की याद में ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन अगर किसी और के साथ इस तरह। ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। के जोहर टाउन खोखर पैलेस में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की और अपने पुरजोश खिताब से कारकुनों का लहू गरमाया। जौहर टाउन खोखर पैलेस में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की आमद पर खोखर पैलेस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। NA 135 में मुस्लिम लीग नून के MNA अफजल खोखर और MPA सैफुल मलूक खोखर के मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले थे, अभी तो जेल के दरवाजे खुलना बाकी हैं। आइन और कानून का दिन तिहाड़े कत्ल होता है। आइन को रद्दी की टोकरी में फेंककर पामाल किया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे अदालत लगानी पड़ती है, तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाया करते हैं। इसलिए तुम्हारे डिप्टी स्पीकर ने, तुम्हारे स्पीकर ने, तुम्हारे गवर्नर पंजाब ने और सदर आरिफ अलवी ने आईन पाकिस्तान का हलफ लेकर आज जो कार्रवाई की, जो करतूत की, वो आईन पाकिस्तान के पासदार नहीं है। वर्कर्स कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कारकुनों का लहू गरमाते हुए कहा कि इमरान नाजी हमेशा सवाल पूछते हो कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खोलें? देखती रहेगी। शुक्र मनाओ इमरान खान कि अदालतों ने अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, तुम्हें उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंका। कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले दिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। वर्कर्स कन्वेंशन में उस्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट, अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, मिर्जा मोहम्मद जावेद, परवेज रशीद समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद मलिक और मोहम्मद असद के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि चाहता हूं कि जब कॉल दूं तो 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐवान इकबाल लाहौर में PTI वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ के केसेस पर समाअत कर रहे हैं। मैं ये आज कहता हूँ, मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी पूछता हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछता हूँ
کہ کیا ہے اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے 20-25 کروڑ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے, گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا. تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کے اوپر سٹیپ نہیں لے گا؟ چیئرمین تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ وہ ملک کے ہر شہر میں جا کر کارکنوں کو اسلام آباد آنے کے لیے تیار کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کہوں. آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے. چیئرمین تحریک انصاف نے گفتگو کے اختتام پر کہا کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو بنا تھا. وہ کل 27 رمضان کو مولانا طارق جمیل کے ساتھ مل کر پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کا انعقاد کریں گے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ شاہزیب بھٹی, سٹی 42. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی شرافت کی زبان نہیں سمجھتی. گورنر پنجاب عمر چیمہ عمران خان کی کٹ پتلی بننے کے بجائے حمزہ شہباز سے حلف لے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. چودھری پرویز الہی اپنی خاندانی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر جانبدار ہو کر چلائیں. پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ 25 روز گزرنے کے باوجود پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. 12 کروڑ کا صوبہ اپنے وزیر اعلیٰ سے محروم ہے. بڑے بڑے عہدے پر چھوٹے لوگ براجمان ہیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ قابل ستائش ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے. بہت بڑے عہدوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے وہ بٹھا دیے گئے ہیں. ہم ان کی اس کے ساتھ مذمت بھی کرتے ہیں. میں عدالت کا شکر گزار ہوں, انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بے شک اس احترام کے قابل نہیں ہیں, لیکن ہم پھر بھی آپ کا احترام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حلف کو یقینی بنائیں. سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد وہ اخلاقی طور پر اجلاس کو طلب اور چیئر نہیں کر سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اپنی خاندانی روایات کا ثبوت دیتے ہوئے اجلاس غیر جانبدار ہو کر چلائیں گے. پارٹی سیکریٹریٹ میں پیپلز پارٹی اور یونائیٹڈ کرسچن ہاسپٹل کے درمیان MOU پر دستخط کیا گیا, جس کے تحت پیپلز پارٹی کارکنوں کو صحت کی بہتر اور سستی سہولیات فراہم کی جائیں گی. کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ فصیح اللہ, سٹی 42. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا فیلڈ میں متحرک ٹھوکر نیاز بیگ رمضان بازار کا دورہ کیا. شہریوں سے قیمتوں اور انتظامات کے متعلق دریافت کیا. ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے رمضان بازار میں فیئر پرائس شاپس پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور کوالٹی کو چیک کیا. مرد و خواتین کاؤنٹرز کا جائزہ لیا. اس موقع پر عمر شیر چٹھا نے چینی کے پیکٹ کا وزن بھی کروایا. انہوں نے کہا کہ شہریوں کو آٹا چینی بروقت فراہم کیا جا رہا ہے. شہری پرسکون انداز میں خریداری کر رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے زیر انتظام پی سی ہوٹل میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سٹی نیوز نیٹ ورک کے میڈیا پارٹنرز, اشتہاری ایجنسیوں کے سربراہان اور حکومتی عہدیداران سمیت مارکیٹنگ سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پی سی ہوٹل میں دیے گئے پرتکلف افطار ڈنر کی میزبانی ڈائریکٹر مارکیٹنگ سید تنویر شاہ اور جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ سعادت مہدی نے کی. تقریب میں سی ای او گولڈن بناسپتی احسان رسول, سی ای او سیگل گروپ وقاص بٹ, انفارمیشن آفیسر پاکستان ریلوے سید اجاز الحسن, ڈائریکٹر نادرا فروخ جاوید, آکٹوپس میڈیا سے علی اشرف رضا, برانڈ مینیجر پینتھر ٹائر زین الفروخ, سی ای او ڈیجیٹل کرپشن ارشد عظما, ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز عمران بخاری, محکمہ پاپولیشن سے زاہد علی نور, ڈاکٹر سہیل, ڈاکٹر کیسر مسعود, ڈی پی آر ایل WMC عمر چودھری, ڈی جی پی آر سے ارشد لودھی نے شرکت کی. افطار ڈنر میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تارا گروپ نزاکت علی بھٹی, ملت ٹریکٹر سے ہارون حمید, ہمدرد کمپنی سے علی بخاری, PID سے نذیر حسین, صفدر حسین, شیراز حسین, ونگز میڈیا سے نوید شیرازی, حمزہ بٹ, PRO منہاج یونیورسٹی طاہر شکیل, رفا یونیورسٹی سے رانا بشارت, مزمل شیروانی, SP ایڈورٹائزمنٹ سے منیر بٹ, ریولوشن میڈیا سے علی مسعود, ہسپتال سے سرور مسعود, ٹریکون سے خالد عزیز بھٹا, اظہر لودھی, چیف میڈیا افیئر SNGPL امجد اکرام میاں, PRO تنویر, الخدمت فاؤنڈیشن سے شعیب ہاشمی, طاہر گجر, عمر معین, محمد عارف, عمران احمد, سلمان جعفر, سلمان عمر, حافظ عارف, احسن اسلم سمیت کارفور کے عہدیداران نے بھی شرکت کی.
कि ईद की आमद है। ईद उल फितर के करीब आते ही बाज़ारों और मार्केटों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। लिबर्टी मार्केट में ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। ईद पर मुनफरिद देखने के लिए बच्चे, बड़े और ख़वातीन भी नित नए पहनावे खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उस्मान खादिम कम्बोज से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, बहुत पुरजोश हैं ईद के हवाले से। हम भी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं जो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं और क्या क्या रहता है ख़रीदने वाला? मैंने अभी 2 पैंट शर्ट ली हैं, 1 सूट लिया है और चूड़ियाँ ली है, मेहंदी ली है और काफ़ी चीज़ें ली हैं जो बता नहीं सकती मैं। और मैं बता रही हूँ, काफ़ी चीज़ें ली हैं मैंने। तो रेट्स कैसे हैं, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा भी और बहुत कम भी है, मैं कम करवा लेती हूँ। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं और ठीक है उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से टाउनशिप मॉडल बाज़ार में ईद गाला का इनेकाद किया गया। ईद गाला 25 रमज़ान से चांद रात तक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जारी रहेगा। रंगारंग ईद गाला आवाम को सैर व तफरीह का भरपूर मौका फराहम करने के लिए लगाया गया है। ईद गाला में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जबकि स्टॉल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, जिसमें मेहंदी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ख़वातीन के मलबूसात, बच्चों के कपड़े, पेशावर से रवायती लिबास, बहावलपुर से मिट्टी के बर्तन और इसके अलावा चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया जाएगा। ईद का मौका हो या कोई और त्यौहार, ख़वातीन और इसका बनाव सिंगार सजने संवरने का खुसूसी एहतमाम करती हैं। इन दिनों ईद उल फितर के करीब आते ही ब्यूटी सैलून्स पर ख़वातीन का रश है। ईद करीब है और ख़वातीन की ईद पर खूबसूरत लगने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। ख़वातीन चेहरे, हाथों और पैरों को जाज़बे नज़र बनाने के लिए सैलून पर क्या जतन करी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ईद में सिर्फ चंद रोज बाकी रहने की वजह से ब्यूटी सैलून्स पर ख़वातीन का रश बढ़ गया है। किसी की तवज्जो अपने चेहरे को फेशियल्स के जरिए चांद सा मुखड़ा बनाने पर मरकूज है, तो कोई अपने नाजुक हाथों की दिलकशी को अरूज देने में मगन है। 4-5 साल से हुमा सैलून पे आ रही हूँ। इधर इनके स्टाफ का सबसे बढ़ के बिहेवियर बहुत अच्छा है, प्राइसेस बिल्कुल रीजनेबल हैं और सेटिस्फेक्शन सबसे बढ़ के। सैलून मालिकान का कहना है कि इनके पास हर वो वैरायटी मौजूद होती है जो ख़वातीन की खूबसूरती बढ़ाने में मददगार साबित हो। ईद में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और सैलून्स में रश पड़ चुका है। क्लाइंट्स के ऊपर क्लाइंट्स आ रहा है और इस तरह से कि हम सम टाइम ऐसा हो रहा है कि हम कुछ क्लाइंट्स को रिफ्यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन मजबूरी है। तो इस तरह से कि हमारी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, हम लोगों के पैकेजेस भी बहुत चीपर लगे हुए हैं और हम बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। ईद के मौका पर कस्टमर्स की तादाद इस कदर बढ़ जाती है कि सैलून फुल बुक हो जाता है। ईद के मौका पर इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।